चले फिर करें स्टार्ट। ठीक है, कल लास्ट कहाँ तक देख लिया है हम लोग? स्कीम्स ख़त्म हो गए थे ना पूरे, यूएस सेतु, स्टार्टअप सेतु। अगला टॉपिक है अपना ज्योग्राफिकल अरेना। ज्योग्राफिकल अरेना में क्या क्या हो सकते हैं? कुछ ज्योग्राफिकल बातें ही होंगी, कुछ टेक्निकल टर्म्स, उसके अलावा और कुछ सी वगैरह जो थे, जो पहले पढ़े थे, 5 पढ़े हैं। उसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट सीज जब आएंगी न्यूज़ में तब उनको फिर उठाएंगे, जैसे कि कैस्पियन सी, एजियन, मेडिटेरेनियन और सार्गेसो, कैरिबियन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, पैरेट्स ऑफ द कैरिबियन तो सुने ही होंगे, देखे भी है, तो कैरिबियन फिर उसमें भी पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा कि समुद्र के लुटेरे आते कैसे, जहाज से, है ना। चलो अभी फ़िलहाल है टॉपिक क्या अपना, ट्रिपल डिप लानीना। कुछ नहीं समझ आ रहा है, लेकिन एक चीज़ समझ आ रहा है कि लानीना कुछ लिखा है। ठीक है, ट्रिपल की बात की गई है, मतलब क्या हो सकता कि कोई सा 3 पर्टिकुलर कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स होगा, उसमें आया होगा, ऐसा कुछ अगर हाइपोथेसिस अगर हम अपने बनाना चाहे तो एग्जैक्टली वही बात हो रही है। ठीक है, तो पहली बात तो लानीना क्या है? लानीना होने से क्या है, इंडिया में कुछ अच्छा इफेक्ट पड़ता? इंडिया में इफेक्ट पड़ने का मतलब क्या है, एशिया में अच्छा इफेक्ट पड़ता, मॉनसून अच्छा होता। और एक कारण ये भी है कि पाकिस्तान में जो इतना हैवी फ्लड आया है उसका, समझ में आ रहा है, कनेक्शन है, चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं क्या? क्यों? पानी ज़्यादा गिर रही है, फ्लडिंग ज़्यादा है, ऊपर से इंडिया में मॉनसून अच्छा हुआ है। हमारे यहाँ ऑल तो उतनी ज़्यादा फ्लडिंग नहीं हुई है अभी तक, लेकिन जिस हिसाब से सिवियरिटी ऑफ रेन चल रहा है तो लग रहा है कि लानीना के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू एल नीनो। ठीक है, लेकिन अगर उसका दिमाग घूमा लाइक एग्जामिनर का, तो वो लानीना को छोड़ के एल नीनो पूछने लग गया और सबको लगेगा कि लानीना पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट में हेर फेर। तो एक ट्रिक देखते हैं। लानीना होता ना, इसका मतलब होता है क्या, रेनफॉल क्या हो रही है अपने पास, बढ़ रही है, मॉनसून अच्छा खासा ग्रो किया है। एल नीनो का मतलब रेनफॉल कम करना है। इसका मोस्टली जो सिग्निफिकेंस है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, टेम्परेचर। लेकिन एक बात और, ऐसा ही रिलेटेड कुछ और है, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ऑसिलेशन मतलब फ्लक्चुएशन, टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन, टेम्परेचर की वजह से प्रेशर का फ्लक्चुएशन। एल नीनो होगा तो फ्लक्चुएशन किस पे होगा, प्रेशर प्लस टेम्परेचर। क्लियर है? एल नीनो और एनसो की बात किस एरिया के लिए की जाएगी, या लानीना की बात किस एरिया के लिए की जाएगी, इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन। क्लियर है? इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन समझ में आता आप लोग को? क्या होता वो, 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री प्रशांत महासागर के एरिया में टेम्परेचर का चेंजेस होगा, जो आप ज्योग्राफी में ऑलरेडी पढ़े होंगे, तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। क्लियर है? तो वही बोला जा रहा है। क्या बोल रहा है कि द ऑनगोइंग लानीना फेज ऑफ द इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन हैज़ जस्ट बिन प्रेडिक्टेड टू परसिस्ट। परसिस्टेंस मतलब कंटिन्यू रहेगा। अभी कब तक के लिए? 6 महीने के लिए। जनरली माना क्या जाता है कि एल नीनो का लानीना का फेज कितने टाइम के लिए होता है, करीब करीब 9 महीने। लेकिन इस साल क्या देखा गया है कि जो सितंबर 2020 से लानीना चल रहा था वो अभी तक चल ही रहा है, और उसके अलावा और क्या होगा, कुछ महीने और परसिस्टेंटली वो कंटिन्यूसली ग्रो करते रहेंगे। क्लियर है? तो न्यूज़ इसी चीज़ पे था। लानीना का इफेक्ट याद रखेंगे हम लोग कि लानीना से इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या होता है, इंडियन मॉनसूनल रेन ज़्यादा होती, तो इसलिए रेनफॉल ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है? रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है मतलब रेन एनरिचमेंट होगा, क्रॉप ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा है रेन फेड कंडीशन के लिए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पानी गिरा तो फ्लडिंग होने के भी चांसेस उतने ही ज़्यादा है। क्लियर है? याद रहेगा? कुछ डाटा दिए गए हैं इसके अलावा, फिर आप लोग को क्या है वो डाटा, कैलिफोर्निया में क्या इफेक्ट पड़ा है,
इसके बारे में दिया गया है, लेकिन ये पूरे सोर्सेज लगाए गए हैं कहाँ से क्या क्या उठाना है हमको। जस्ट इन केस आपको लगे तो केस स्टडी के रूप में क्या कर सकते हैं, लानिनो को कोट कर सकते हैं क्या? क्लियर है, याद रहेगा। इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कंट्रीज का, इंडिया का पता है हमको, इंडिया में ज़्यादा रेनफॉल, क्या ज़्यादा रेनफॉल ऑस्ट्रेलिया में भी होंगे? समझ में आ रहा है क्यों, क्या होगा या नहीं होगा, ये आप लोग क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। क्लियर है। कल वाला क्वेश्चन बनाए थे, सॉल्व किए थे, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, मिला या नहीं मिला? मुझे एक ऑनलाइन हमारी क्लास की जो स्टूडेंट है उनका मैसेज आया था, है ना, एक बार ट्राई करके देखना। मुझे नहीं लगता कि आप लोग को एग्जैक्ट पता है, लेकिन वो कमेटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक पर्टिकुलर सेक्टर में, पर्टिकुलर चीज़ के लेके, तो थोड़ा सा सर्च मारना। क्या था कमेटी का नाम? CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। क्लियर है। क्या इफेक्ट पड़ा है पाकिस्तान का? फ्लडिंग। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, अगर पूछ दिया क्वेश्चन में कि पाकिस्तान की फ्लडिंग का मेन रीजन क्या है, क्या ये एक कारण हो सकता लानीना का होना? क्लियर है, याद रहेगा। इसके अलावा ड्यूरिंग द लानीना ईयर्स द कोल्डर सरफेस अलाउ द ओशन टू एब्जॉर्ब मोर हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और इसकी वजह से कौन सा इफेक्ट जनरेट होता है? कूलिंग इफेक्ट। क्लियर। ये स्टेटमेंट एज इट इज़ याद होना चाहिए जैसा लिखा है। क्लियर है, याद रहेगा। आगे बढ़े फिर। इसके अलावा कुछ ज़्यादा इसमें जानने का है नहीं। अगला जो अरेना आता है अपना वो कौन सा है? इन्वायरमेंटल। क्लियर। इन्वायरमेंटल अरेना में अभी कुछ इंपॉर्टेंट बात कल की गई थी, कुछ बताया था हमने कि कोई सा डे आया था, क्या कौन सा डे था वो? 16 सितंबर। किस चीज़ के लिए फेमस है? वर्ल्ड ओजोन डे। हमारे प्रीलिम्स के लिए क्या जरूरी है? थीम सबसे इम्पॉर्टेंट। थीम क्या है इस साल के वर्ल्ड ओजोन डे का? क्या बोलता है हमारा थीम? क्या है थीम? है द थीम ऑफ वर्ल्ड ओजोन डे 2022 इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट 35। आगे ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, पहला क्वेश्चन। इसके अलावा क्या बात आएगी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट 35 बोला गया ना, इंपॉर्टेंट क्या आ गया? व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? उसके अलावा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एग्जैक्टली रिलेटेड किस चीज़ से है? इसके अलावा अगर उसमें कुछ कंपोनेंट्स की बात की गई है तो उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे? तो देखते हैं थोड़ा। ओजोन लेयर के प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया गया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? कि ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसको जितनी भी UN कंट्रीज थी उस टाइम सब ने रेटिफाई किया है। ओनली प्रोटोकॉल दैट हैज़ बीन रेटिफाइड बाय एवरी कंट्री ऑफ UN। क्लियर है, याद रहेगा। अब उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन को बचाना चाहता है, तो ओजोन के डिप्लीटिंग सब्सटेंस होते क्या? कुछ मेन सब्सटेंस क्या है अपने पास? CFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बोलते क्या अपन? याद रहेगा। तो CFC इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ ओजोन डिप्लीशन। अब एक बात और, ओजोन है, क्या गुड ओजोन भी होते हैं, क्या बैड ओजोन भी होते हैं? गुड ओजोन किसको बोलेंगे? जो हमारे पास स्ट्रेटोस्फीयर में है, ट्रोपोस्फीयर के जस्ट ऊपर या टोपोपॉज के जस्ट ऊपर। लेकिन अगर वो ओजोन ग्राउंड लेवल पे मिलने लगे, लेवल फील्ड पे अपने, तो क्या होगा? क्या हो सकता है? हीट ट्रैप करेगा, क्लियर, और इंक्रीज करेगा टेम्परेचर, गुड। इसके अलावा फोटोकेमिकल स्मॉग का नाम सुना है? लाइट के प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन होगा, उसकी वजह से स्मॉग का फॉर्मेशन होता। स्मॉग की वजह से क्या होती है? हमारी विजिबिलिटी लो होती, आँख में इरिटेशन होता। तो वो किस टाइप का ओजोन है?
बैड ओजोन। बैड ओजोन मतलब जो अपने ट्रोपोस्फियर के लोअर लेवल पे मिलेगा, जो ग्राउंड लेवल पे जहां हम लोग रहते हैं, विजिबिलिटी लो हो जा रही है, क्या फॉर्म कर रहा है? स्मॉग। क्लियर है? याद रहेगा? इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को देखते हैं कि क्या होता है। 23rd एडिशन अभी अभी लॉन्च किया गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। व्हाट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? एग्रीमेंट टू स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस, क्या लिखा है? टू स्टॉप, क्लियर है, द प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंस कॉजिंग ओजोन डिप्लीशन। ओजोन का डिप्लीशन मतलब ओजोन 3 ऑक्सीजन कंपाउंड है, क्या जुड़े होते? अब ये जो ओजोन है वो अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आती है उसको क्या एब्जॉर्ब करते हैं? अगर अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब नहीं करते तो हमारे आँख में, हमारे स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी, म्यूटेशन हो सकता था, कैंसर का कॉज हो सकता था, कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस के जैसे देख सकते क्या हम लोग। तो इनको बचाना भी उतना ही ज़रूरी है, ठीक है। ओजोन का डिप्लीशन होना मतलब ऑक्सीजन टूट टूट के निकलेंगे, किसकी वजह से? Cl2 जब जाके इनसे रिएक्ट करेगा कुछ और बनाएगा, समझ में आ रहा है? एक अलग टाइप का सब्सटेंस जो हमारे लिए अब भी हानिकारक है। क्यों? क्योंकि नेचुरली नहीं बनना चाहते वो लोग, हमने अपने क्लाइमेट के साथ कुछ छेड़खानी की है, इसकी वजह से ये हालत हो रहा था, ओजोन डिप्लीट हो रहा था। ओजोन होल बने हैं कई जगह पे, मोस्टली कहाँ पे बने होते हैं? एंटार्क्टिका में बात किया जाता क्या कि ओजोन होल बड़ा है, बहुत बड़ा सा, याद है? स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड की वजह से ऐसा कुछ बोला जाता था क्या? कहीं सुना है आप लोगों ने? 11th की NCERT केमिस्ट्री पढ़ा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें पर्टिकुलर चैप्टर है ओजोन को लेके, एक बार ट्राई करके देखिए क्या बोलता है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा? अडॉप्टेड ऑन 16 सितंबर 1987 ऑनली ट्रीटी, एक एक्सट्रीम वर्ड, लेकिन ये एक्सट्रीम वर्ड यहाँ पे काम करेगा तो जस्ट इन केस अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि ओनली ट्रीटी, UN ट्रीटी एवर दैट हैज़ बीन रेटिफाइड बाय एवरी कंट्री ऑन अर्थ, दैट इज ऑल द UN मेंबर स्टेट्स। कोई ताजुब नहीं होना चाहिए अगर ओनली बोला गया है तो, क्लियर है? याद रहेगा? इट हैज़ लेड टू द फेज आउट ऑफ 99%, करीब करीब असंभव दिख रहा, करीब करीब 100% बोल दे रहा है, लगता है कि असंभव है लेकिन संभव करके दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि सारे कंट्री ने क्या किया है? रेटिफाई किया है। इसका मतलब ये है क्या कि इंडिया भी मेंबर होगा, इंडिया ने भी कुछ काम किया है, याद है? इंडिया इज अ पार्टी, समझ में आ रहा है? पार्टी जब लिख दिया जाता है मतलब उसका मेंबर है, उसने रेटिफाई किया है, क्लियर है? याद रहेगा? इंडिया इज अ मेंबर टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दैट हैज बीन अडॉप्टेड इन ऑन 1987, क्लियर है? याद रहेगा? लेकिन यहाँ पे कुछ और लिखा गया है, सिंस जून 1992। पहला क्वेश्चन अब आएगा कि जिस दिन अडॉप्ट किया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्या मेंबर उसी दिन से पार्टी इंडिया जो है उसी दिन से मेंबर है? नहीं। समझ में आया कैसे? क्यों? कब से अडॉप्ट किया है? मतलब इंडिया ने कब रेटिफाई किया होगा? 1992 में, क्लियर है? मतलब जब से अडॉप्ट किया गया उससे करीब करीब 5 साल बाद, क्लियर है? याद रहेगा? बस इतना जानना जरूरी था। इसके अलावा जो बात है, जैसे कि मेन कंपोनेंट क्या था डिप्लीशन के लिए? हाइड्रो क्लोरो फ्लोरो कार्बन, क्लियर है? क्या कर दिया गया है? फेस्ड आउट। एक शेड्यूल बनाया गया, उस शेड्यूल को 3 स्टेज में बांटा गया कि इस स्टेज में हम लोग इस टाइप के जो CFC होंगे उसको हटाएंगे, दूसरे फेज में कुछ ज़्यादा सीवियर वालों को, और उसके अलावा कुछ और। ऐसा 3 शेड्यूल का कब कब के लिए बनाया गया? पहला फेज कब से कब तक चला है? 2012 टू 2016. Second phase implemented since 2017 will be completed by
2023। तो एक क्वेश्चन और बन सकता कि अभी हम लोग HP MP स्टेज कौन से हैं, समझ में आ रहा है। अब पूछेगा कि कितने स्टेज में बांटा गया है, क्या हो सकता 3 स्टेज में। कब तक एलिमिनेट करने की बात की गई है, 2030। क्लियर है, याद रहेगा। इन्वायरमेंट में ज़्यादा कुछ था नहीं इस बारी, एक टॉपिक मिला जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब इसके अलावा साइंस एंड टेक, इथीरियम का नाम सुना है आप लोगों ने, क्यों था न्यूज़ पे, बताओ। सेकेंड लार्जेस्ट ब्लॉकचेन हैज ट्रांजिशनड फ्रॉम लेगेसी प्रूफ ऑफ वर्क टू प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस। एक बात, ये प्रूफ ऑफ वर्क टू अ प्रूफ ऑफ स्टेक हमारे कोई काम का नहीं है, कुछ ज़्यादा टिपिकल टर्म है, टेक्निकल नॉलेज इतने ज़्यादा जाने की ज़रूरत है नहीं। हमको जो ज़रूरी चीज़ है वो ये आया है, इथीरियम समटाइम सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू। क्लियर है, ऐसा क्वेश्चन बनता है यूपीएससी में भी और सीजीपीएससी में भी। इथीरियम समटाइम सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू, क्या वो बुलियन है ऐसा बोलते हैं, क्या वो बिटकॉइन है, क्या वो एक टाइप के क्रिप्टो करेंसी है, या फिर क्या स्पेस ट्रैवलिंग का एक मेथड है, ऐसा कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं क्या। तो हमको पता है क्या कि इथीरियम क्या है, एक टाइप का क्रिप्टो करेंसी। किस पे काम करता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। जस्ट इन केस आप लोग को लगेगा कि और कुछ पढ़ना है, तब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करना, दैट इज नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल टोकन पिछले साल भी न्यूज़ पे था, क्यों, कुछ याद है। अमिताभ बच्चन जी याद है, उनके पिताजी के द्वारा कुछ लिखा गया था, हरिवंश राय जी बच्चन के द्वारा, मंदिर मस्जिद बैर कराती, पास बिठाती मधुशाला, ऐसा कुछ लिखा था उन्होंने। उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को या असेट को अमिताभ बच्चन जी ने NFT में कन्वर्ट कराया था। तो अगला क्वेश्चन क्या आएगा कि NFT होता क्या है। क्लियर है, तो वो अलग से लगा के रखा है हमने आपके लिए, क्योंकि निकल के आया है। पहला चीज, आर क्रिप्टोग्राफिक असेट्स। असेट्स याद रखना, असेट्स है मतलब प्रॉपर्टी राइट रहेगा। क्लियर है। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, ये भी ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, इथीरियम, NFT भी ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है। क्या जो अपना बिटकॉइन है और NFT है वो सेम है, कुछ बता सकते हो, क्यों पूछा गया है क्वेश्चन। एक बात बताओ, आप लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना है ना, क्या सुना है उसके बारे में कि क्या उसका ओनरशिप होता किसी एक आदमी के पास, या फिर वो डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड है, जितना है वो रेप्लिकेट किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, जैसे वैल्यू की जाएगी। लेकिन NFT जो है वो एक अकेला असेट बना रहेगा, जब जब बेचना होगा तब तब नया बनाया जाएगा, कोई रेप्लिकेशन के चांसेस कुछ नहीं है। क्लियर है, याद रहेगा। इसके अलावा और क्या बात बोल रही है, कैन नॉट बी ट्रेडेड और एक्सचेंज्ड, जबकि बिटकॉइन को क्या कर सकते थे हम लोग, एक्सचेंज कर सकते थे। किस लिए, कि कमोडिटी लेना है, अ टाइप ऑफ बार्टर सिस्टम। समझ में आ रहा है। इसके अलावा दिस डिफर्स फ्रॉम अ फंजिबल टोकन्स लाइक क्रिप्टो करेंसीज विच आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। मतलब क्या बोला गया, NFT आइडेंटिकल नहीं होते हैं एक दूसरे के। क्लियर है, याद रहेगा। हर एक सेंटेंस से एक लाइन बना सकते हैं हम लोग अपने समझने के लिए। सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, समझ आ रहा है। अब उसके बाद यूनिक होते हैं, सबकी अपनी एक अलग वैल्यू। इसके अलावा दैट एग्जिस्ट ऑन अ ब्लॉकचेन एंड कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड, रेप्लिका नहीं बनाया जा सकता। क्लियर है। इसके अलावा रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड आइटम्स, जैसा कि मैंने अभी बताया मधुशाला जो हुआ था वो एक रियल आइटम था। क्या उसको हम लोग सुन सकते हैं, कम से कम देख सकते हैं, किसी ने लिखा है। लेकिन क्या क्रिप्टो करेंसी को आज तक आप लोगों ने देखा है, टेंजिबल है क्या वो,
नहीं है, ना हम देखे हैं ना कुछ महसूस किए हैं, बस उसका साइन पता होता है कि ऐसा कुछ बना है, लेकिन अभी तक दिखा तो है नहीं वो तो एग्जैक्टली मुद्रा भी नहीं है एक हिसाब से देखा जाए तो। समझ में आ रही है? इसके अलावा आर्ट वर्क और रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी के राइट के लिए यूज़ किया जा सकता क्या, और टोकनाइज किया जा सकता है। क्लियर? याद रहेगा, बाइंग, सेलिंग, ट्रेडिंग। लेकिन बाइंग, सेलिंग और ट्रेडिंग कैसा हो रहा है? इंडिविजुअली। ऐसा नहीं है कि सारे एक जैसे दिखने लगेंगे, क्योंकि हर बारी अलग NFT बनाया जाएगा हर एक प्रॉपर्टी के लिए। क्लियर है? याद रहेगा, NFT ओवर, इथीरियम मर्जर ओवर। इस साल का जो मुझे लगता है कि एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ना, वो है पूसा डिकम्पोजर। डिकम्पोजर मतलब समझ में आता है, किसी चीज़ को डिग्रेड करना है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपलेस्ट मॉलिक्यूलर फॉर्म में, वही होता डिकम्पोज का मतलब। क्यों बात उठ के आया है? स्टबल बर्निंग होता है कहाँ पे? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जिसकी वजह से प्रॉब्लम कहाँ होती? दिल्ली में। तो वहाँ ये प्रॉब्लम ना हो कि लोग ज़्यादा ना जलाएं, उनका जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम ना हो, इस चीज़ के लिए क्या लाया गया है? पूसा डिकम्पोजर। ये एक टाइप का क्या है? फंगल स्ट्रेन का कैप्सूल है। क्लियर है? कैप्सूल बनाया गया है, उसमें क्या किया गया है? फंगस के स्ट्रेन्स डाले गए हैं। क्लियर है? याद रहेगा, वो फंगस का काम क्या है वहाँ पे? डिकम्पोज करने का। किसको डिकम्पोज करना है? स्टबल्स को। अगर स्टबल्स को डिकम्पोज कर दिया गया तो उसको जलाने की ज़रूरत नहीं है। क्या फ़ायदा हो गया? एयर पॉल्यूशन भी नहीं हुआ, ना सॉइल पॉल्यूशन हुआ, ऊपर से ना वाटर पॉल्यूशन होगा, ना कि क्लाइमेट चेंज। मतलब जो एक इफ़ेक्ट डालता है पॉल्यूशन की वजह से क्लाइमेट चेंज पे, वो रिड्यूस किया जा सकता है। क्लियर है? याद रहेगा, दोनों बातें लिख दी गई है, जो बातें मैंने बोला है अभी आपको। फर्टिलिटी, फॉर्म्स ऑफ कैप्सूल। क्लियर है? ट्विन ऑब्जेक्टिव क्या था इसको लाने का? हेल्प्स अवॉइड बर्निंग रिलेटेड रिपरक्यूशंस। रिपरक्यूशन इज अ नेगेटिव वर्ड, समझते हैं? रिपरक्यूशन मतलब आफ्टर इफेक्ट ऑफ समथिंग। क्लियर है? आफ्टर इफेक्ट और आफ्टर अफेक्ट। क्लियर है? वो क्या होता है? रिपरक्यूशन। इसके अलावा प्रोवाइड्स एडिशनल मैन्योर। कैसे एडिशनल मैन्योर? ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स से क्या हो रहे हैं? सिंपल फॉर्म में सॉइल में मिक्सअप हो जा रहे हैं और सॉइल को एनरिचमेंट कर रहे हैं। उस एनरिचमेंट की वजह से क्या होगा? जो वहाँ पे प्लांट अब ग्रो करना होगा वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। क्लियर है? मैन्योर के जैसे काम करेंगे। क्लियर? और कुछ इंपॉर्टेंट है क्या इस पे? पोल्यूशन की बात हुई है। कहाँ के पोल्यूशन के लिए? दिल्ली के। वहाँ के लिए क्राइटेरिया था क्या? GRAP, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ऐसा कुछ सुना है क्या कभी आप लोगों ने? कभी ये सुना है कि दिल्ली में जो एयर क्वालिटी है उसको कुछ कैटेगरी में बांटा गया है? सीवियर, वेरी सीवियर, वेरी सीवियर प्लस कंडीशन, ऐसा कुछ होता क्या? PM पार्टिकुलेट मैटर का जो साइज़ होता है उसके हिसाब से बांटा जाता है। PM अगर जितना कम होगा उतना ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन का चांसेस ज़्यादा है हमारे में। इन्फिल्ट्रेट कर गया, मान लो हमने सांस लिया, वो पार्टिकुलेट मैटर अंदर चले गए, क्या वो पेनिट्रेट कर सकते हैं हमारे लंग्स को? समझ में आ रहा है? तो उनको कम करना ज़रूरी है। एक और कुछ क्राइटेरिया लाया गया था, क्या बताइए? कुछ और सुना है ऐसे एक आध मिशन के बारे में जिसमें बोला गया हो कि पार्टिकुलेट मैटर को हमको रिड्यूस करना है या एलिमिनेट करना है या फिर कम करना है इतने % से इतने %? ऐसा कुछ नहीं पता है तो सर्च कीजिए। और कहाँ पे आप मुझे आंसर दोगे? कमेंट बॉक्स में। क्लियर? याद रहेगा? चलो, केस रिलेटेड इज MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016। किस चीज़ के लिए लाया गया था? एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है? इसके अलावा कुछ और बातें की गई थी, जैसे कि
GRP वॉज नोटिफाइड बाय, क्या लिखा है, MOEFCC, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये ज़्यादा जरूरी है आप लोग के लिए, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाता क्या एग्जाम में, क्लियर है, इवन इन द UPSC, याद रहेगा। इसके अलावा 2020 तक EPCA करके कोई अथॉरिटी होती थी जो एयर क्वालिटी को चेक करती थी। 2020 के बाद क्या कर दिया गया उसको, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, दैट इज CAQM। ये याद रहेगा, भूलेंगे क्या? नहीं भूलना, भूलना चाहोगे तो भी मत भूलना, इट्स लाइक योर गर्लफ्रेंड, ठीक है, जो नहीं रहेगी तो दिक्कत होगा। और इन्वायरमेंट पॉल्यूशन की, ऑल दो कोई कुछ भी पॉल्यूशन करे, कितना भी नुआंस करे, कितना भी न्यूसेंस फैलाए, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो मन को अच्छी लगती, ये भी वही चीज़ है कि CAQM नहीं खोना कहीं पे, और एयर क्वालिटी इंडेक्स का क्राइटेरिया नहीं खोना। एयर क्वालिटी इंडेक्स में कुछ गैसेस को इंक्लूड किया गया है, कुछ पार्टिकुलेट मैटर को इंक्लूड किया गया है, उसका एक लिस्ट बनाना, देखना कि कितने आ रहे हैं उसमें, ठीक है। जहाँ तक मुझे याद है 8 होने चाहिए, लेकिन क्या पता आप लोग को कुछ और मिले तो, ठीक है, याद रखना। इसके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, जस्ट इन केस आप लोग को नहीं मिले तब मुझसे आके मिलना, क्लियर है। मेरे पास पूरे डाटा रखे हुए हैं, किस में कौन सा पार्टिकुलेट मैटर है, कौन सा गैस है, या फिर कौन सा मटेरियल है, कौन सा मिनरल है, सारे एक साथ एक जगह पे कलेक्ट करके रखे हैं, ठीक है। स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म है, स्टैट्यूटरी का मतलब क्या पढ़े थे हम लोग क्लास में, किसी लॉ से बना हुआ है, ठीक है। तो कौन सा लॉ हो सकता है यहाँ पे, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन एंड कंट्रोल, ठीक है, EPA, प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, याद रहेगा। इसके अलावा अलग एक न्यूज़ आया कुछ दिनों पहले कि इसरो ने एक नया सिस्टम लॉन्च किया है, क्या है उसका नाम, हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम। हमको कुछ ना समझ आएगा अगर नहीं समझते हैं तो, लेकिन हमको पता है प्रोपल्सन का मतलब होता है किसी चीज़ को ईंधन दे के ऊपर उठाना है, ऐसा होता क्या, प्रोपेल करना है। जस्ट इन केस कि आप लोग मान लो नदी में गए हो, आपको क्या दे दिया गया, बोट, और उसके साथ में क्या दिया है, चप्पू, आप वो प्रोपेल कर रहे हैं। अभी भी आप क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, सेम सिचुएशन, प्रोपेल करना है मतलब ऊपर जाना है, ठीक है। हाइब्रिड मतलब दो अलग अलग टाइप के फ्यूल होंगे, समझ में आ रहा है, दो अलग अलग फ्यूल क्या होंगे, एक होगा सॉलिड और दूसरा लिक्विड। पहली बात, रॉकेट देखियो, रॉकेट जब उड़ना चालू करता है तो बहुत जोर से एग्जॉस्ट करता, क्या बहुत ज़्यादा फ्यूल बाहर आता, बाहर इतना ज़्यादा फ्यूल क्यों आ रहा है, तो पहला स्टेज क्या होना चाहिए उसके पास, क्या लगता है, सॉलिड होना चाहिए ना। बारूद देखे हो, बॉम्ब तो फोड़े ही होगे, उसमें बारूद होता, कभी उस बॉम्ब को ना खोल के देखना पूरी तरह से, है ना, मतलब बंधा हुआ नहीं, ओपन करना, उस पर माचिस लगा के देखना कि कितना आग निकलता है। सेम पहला ईंधन देने के लिए क्या लगाया जाएगा फर्स्ट स्टेज में, सॉलिड, क्यों, क्योंकि एग्जॉशन मिलेगा, जितना जोर से एनर्जी निकलेगी उतना ही ऊपर उठेगा। एक बार ऊपर उठा उसके बाद फिर लिक्विड प्रोपेलेंट लाएंगे हम लोग, क्लियर है। तो इस प्रोपेलेंट का नाम क्या था, कोई आइडिया, कुछ पढ़े हो, सॉलिड वाले का नाम क्या था, HTPB, दैट इज हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइइन। कोई ब्यूटाडीन नहीं बोलेगा, इट्स ब्यूटाडाइइन, केमिस्ट्री का वर्ड है, तो ब्यूटाडाइन बोलना, ना कि ब्यूटाडीन, क्लियर है। डाई मतलब दो, इन मतलब डबल बॉन्ड, याद रहेगा। आइन बोल दिए तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, केमिस्ट्री में पढ़े होगे ना आप लोग, ठीक है। और जो लिक्विड प्रोपेलेंट है उसका नाम क्या है, लिक्विड ऑक्सीजन। तो पहली बात कि पहले कुछ और रहा था क्या, पहले क्या था, अमोनियम परक्लोरेट,
क्लियर है? ऐसे इंडिया के पास एक और इंजन है जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को लेके बनाता, उस इंजन का नाम क्या है ये आप लोग मुझे बताओगे। क्लियर है? कैसे बताओगे? कमेंट में। याद रहेगा? इसके अलावा ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत है नहीं। जस्ट इन केस मन करे तो डायग्राम देखना हाइब्रिड प्रोपल्सन सिस्टम का, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा क्योंकि मैं भी देख रहा था लगाऊंगा करके, लेकिन नहीं समझ आया तो मैं बोला बच्चे लोग को कंफ्यूज करने का कोई मतलब है नहीं। क्लियर है? याद रहेगा? इसके अलावा एक और चीज़ न्यूज़ में थी जो कल बात की गई थी, फ्यूचर ऑफ सिम कार्ड्स, वर्चुअल सिम। जरूरी क्यों है पता है ये? क्योंकि इशू क्या हुआ था इंडिया में, पुलवामा टेरर अटैक 2019, टेररिस्ट वर यूजिंग ई सिम कार्ड्स एंड कम्युनिकेटेड विथ ईच अदर। टैकल नहीं कर पाए थे उस टाइम, हम लोग को पता ही नहीं चले थे कि टेररिस्ट अंदर घुस भी चुके हैं हमारे पास। क्यों? क्या हुआ था? वर्चुअल ई सिम कार्ड था जिसकी वजह से ट्रैक कर पाना मुश्किल था। तो ये हमारे लिए एक डिसएडवांटेज भी दिख रहा है क्या? काम किस हिसाब से कर रहा है? क्लाउड बेस्ड मोबाइल नंबर। क्लाउड को ट्रैक कर पाना इजी है या कठिन है? बताओ, क्लाउड को ट्रैक कर पाता कोई आपका जल्दी से? आपके मोबाइल की गैलरी का क्लाउड क्या सिर्फ आप ही खोज पाते या फिर कोई भी उठा के ले लेता? नहीं ना। क्लाउड मतलब ऐसी जगह में रखा हुआ है जहाँ पर पहुँच नहीं है, जिसका एक आइडेंटिटी होता, उसी को पता होता कि मैंने क्या पासवर्ड लगाया है, तभी वो खुल के आएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और ज़्यादा पासवर्ड टाइप किया तो सारे डाटा इरेज। समझ में आया? इसलिए हार्मफुल भी है। एक हिसाब से नेचर के लिए देखें तो ई वेस्ट कम हो जाएंगे हमारे पास। क्यों? क्योंकि सिम कार्ड का जो चिप होता है वो कहीं ना कहीं अगर वेस्ट होगा तो पूरे मार्केट में ही पड़े रहेगा। और ऑल दो अब सब के सब 2-2, 3-3, 4-4, 5-6, 10 सिम तक यूज़ करते हैं, है ना। 4 स्लॉट वाले भी मोबाइल आते क्या अब? नहीं आते? पहले आते थे, अब नहीं आता है। चाइना वाला आता था क्या? है ना। ठीक है, तो एडवांटेज क्या होगा? कन्वीनियंस है, ज़्यादा कोई तामझाम नहीं। सिक्योरिटी, क्यों? क्योंकि क्लाउड सर्विसिंग है। क्लियर है? डिसएडवांटेज क्या है? हाँ, यस, सेम चीज का। क्या होगा? लिमिटेड सपोर्ट, सबके लिए हैंडी नहीं है लेना, सबके सब इजीली ले नहीं सकते हैं। और मेनी टेलीकॉम ऑपरेटर्स डोंट सपोर्ट दिस टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बनाने के लिए उसके लिए कुछ सिस्टम तो डालना पड़ेगा मोबाइल पे। और जहाँ मोबाइल फ़ोन सस्ते हो रहे हैं वहाँ अगर आप एडवांस टेक्नोलॉजी लाओगे तो कुछ खर्चा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। मतलब हैंडी होगा क्या सबके लिए? नहीं। और टेलकोज गेट मोर कंट्रोल, टेलीकॉम कंपनी को ज़्यादा कंट्रोल मिल जाएगा। कैसे? क्लाउड जो है वो किसी सिस्टम पे डाला होगा डिसेंट्रलाइज्ड वे में, और उसका एक्सेस किसके पास रहेगा? टेलीकॉम कंपनीज के पास। क्लियर है? याद रहेगा? चलो आगे बढ़े तो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में सुना है? इट इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशिया। एनपीओ याद है? रशिया का एनपीओ, वो कंपनी जॉइंट वेंचर में किसके साथ? इंडिया कंपनी के साथ। क्लियर है? याद रहेगा? डिफेंस क्या बोल रहा है? न्यूज़ पे क्यों है? रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टर्मिनेटेड द सर्विस ऑफ 3 इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स फॉर एक्सीडेंटल फायरिंग ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल विच लैंडेड इन पाकिस्तान। प्रॉब्लम क्या दिख रही है? कि हमने लॉन्च तो किया है, अगर हमारे पास कंट्रोल होता तो हम उसको रोक भी सकते थे, लेकिन ब्रह्मोस एक ऐसा मिसाइल है जिसमें आपने टारगेट फिट किया फिर उसके बाद भूल जाओ, दैट इज़ फायर एंड फॉरगेट। इसके अलावा फ़ायदा क्या है ब्रह्मोस होने का? लो लेवल रेंज पे चलता है तो रडार के ट्रैक में नहीं आएगा, तो जब गिरा तब पता चला उनको कि हमारे यहाँ बम गिर गया। क्लियर है? गलती हमारी थी, इसलिए हमको कुछ तो करना था। क्या किया गया? टर्मिनेटेड द सर्विसेज ऑफ 3 IAF ऑफिसर।
ठीक है। जरूरी क्या है अपने लिए? ब्रह्मोस। क्या जानते हैं हम लोग ब्रह्मोस के बारे में? 2 स्टेज मिसाइल है, आगे विथ सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन। सॉलिड हर जगह चाहिए पहली बात तो, क्यों? एग्जॉशन के लिए। तुरंत अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो आप क्या नाइट्रो लगाते हो, है ना? अगर मतलब कार में अगर यूज़ करें तो, अगर नाइट्रो नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग? बारूद लाएंगे। बारूद का काम कौन करेगा? सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर। समझ में आया? जो वो सॉलिड होंगे, जो बारूद होगा, उसकी वजह से तुरंत एनर्जी मिलेगी, ज़्यादा जल्दी से चलेगा। एक बार उड़ गया, उसके बाद फिर वो अपने लिक्विड प्रोपेलेंट के साथ उड़ते रहे। क्लियर है? याद रहेगा? क्या बोल रहे हैं उसके अलावा? फर्स्ट स्टेज ब्रिंग्स द मिसाइल टू सुपरसोनिक स्पीड। सुपरसोनिक, सबसोनिक, हाइपरसोनिक, अल्ट्रासोनिक एंड सोनिक। पहली बात तो सोनिक क्या होता है? सोनिक का मतलब स्पीड ऑफ साउंड। वो कितनी होती है? अप्रॉक्सीमेटली 300 एंड समथिंग किलोमीटर पर मिनट सेकेंड। ठीक है, तो आप लोग का होमवर्क क्या रहेगा? कैटेगराइज क्या करना है? सोनिक का क्या होता है लेवल, उसके अलावा सब सोनिक किसको बोलते हैं, इसके अलावा सुपरसोनिक क्या होता, फिर हाइपरसोनिक, फिर अल्ट्रासोनिक। मैं आपको एक बता देता हूं, अल्ट्रासोनिक मोर देन 10। ठीक है, सोनिक लेवल का 10 टाइम्स क्या होगा? अल्ट्रासोनिक। तो हाइपरसोनिक का एक रेंज होगा, इसके अलावा सुपरसोनिक का एक होगा, इसके अलावा सबसोनिक का। सबसोनिक तो समझ में आ ही गया होगा। सब लेवल किसको बोलते हैं हम लोग? किसी लेवल से कम तो सब होता वो सब लेवल, है ना? मतलब सोनिक जो स्पीड है साउंड का उससे कम होगा, तब हम लोग क्या बोलेंगे? सब सोनिक लेवल। क्लियर है? याद रहेगा? फायर एंड फॉरगेट अभी बताया, क्यों पता नहीं चला किसी को? ऊपर से स्टैंड ऑफ रेंज वेपन्स, एक टाइप का क्रूज मिसाइल है ये। क्रूज का मतलब क्या होता है? एक ही फिक्स स्पीड पे चलता रहेगा, एक ही लेवल पे चलता रहेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं किया जा सकता। क्रूज का एक बार सेट कर दिया गया, छोड़ा गया। कंप्यूटर बेस्ड है ना, और वो कंप्यूटर कैसा है? इनबिल्ट। हमारे हाथ में ऑपरेशन का चार्ज नहीं है, उसके कंप्यूटर में जैसा ही डायरेक्शन फिट हुआ उसके बाद जाएगा वो। एग्जाम्पल, कैप्टन अमेरिका बोलता, सिविल वॉर याद है? पहला वाला जिसमें हमारे कैप्टन बोलता, वो क्या बोलते हैं? आयरन मैन। वो एक मिसाइल को लेके घूमते रहता। कभी देखे हो कि वो कैसे ट्रैवल करते रहता है? क्यों? क्योंकि बोल क्या दिया जाए रहता है कि टारगेट हो गया है, अब ये उसको जाके पढ़ेगा ही कैसे भी करके, है ना? तो एक काम करो कि खुद जाओ और उसको अंतरिक्ष में छोड़ के आओ। समझ में आया? अ काइंड ऑफ क्रूज मिसाइल। अब जब पता है कि एक बार एक जगह से छोड़ दिया गया है तो जगह ट्रैक करने में जो अपोजिट पार्टी है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। क्लियर है? अगर पता रहे तो। लेकिन स्टैंड ऑफ रीजन से हम लोग बाहर रह सकते, जहाँ से मन करेगा वहाँ से छोड़ सकते क्या हम लोग ब्रह्मोस को? समझ में आ रहा है? सबमरीन से छोड़ सकते हैं, एयरक्राफ्ट से छोड़ सकते हैं, टैंक से छोड़ सकते हैं और शिप से छोड़ सकते हैं। क्लियर है? कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। मतलब हम लोग को जो उसके रेंज है उनके वेपन का अपोजिट पार्टी के उसके रेडार में होने की ज़रूरत नहीं है। टाइप किया, भेज दिया, जा भैया मार के आ जाना। अब हाँ, अगर मिसकम्युनिकेशन हुआ तब कहीं और भी पड़ सकता है, लेकिन वो हाँ टाइम हो नहीं, टाइम एग्जैक्ट नहीं है क्राइटेरिया, लेकिन उसके लिए एक रेंज फिट होता है कि इस रेंज पे आपको पहुंचना है। क्योंकि वो जो कंप्यूटर काउंट करता है ना, तो उसको पता है इतना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस है, इसका मतलब क्या है कि मुझे इतना टाइम लगेगा यहाँ पहुँचने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा स्पीड कितना है। समझ में आ रहा है? तो जैसे ही पहुँचा, जैसे वो बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं ना अपन,
5 सेकंड का टाइमर लगा के 5 सेकंड में फट जाएगा, ज़्यादा टाइम लगाना हुआ तो ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं। तो ऐसा उसका कंप्यूटर खुद में इनबिल्ट है तो कैलकुलेट कर सकता अपना टाइम। समझ में आ रहा है? क्लियर? याद रहेगा? द ब्रह्मोस हैज 3 टाइम्स द स्पीड, 2.5 टाइम्स फ्लाइट रेंज एंड हायर रेंज कंपेयर्ड टू सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स। इंपॉर्टेंट क्या आ गया अपने लिए? सबसोनिक क्या होता है, सुपरसोनिक क्या होता है, सोनिक क्या होता है, हाइपरसोनिक और अल्ट्रासोनिक। ठीक है, क्योंकि हाइपरसोनिक डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के बारे में पहले ही बात कर लिया गया है। किसी DRDO नाम का सुने हो, उसके द्वारा डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट किया गया था हाइपरसोनिक लूप पे। तो ये सब टर्म्स आपको पता होने चाहिए एटलीस्ट। क्लियर है? चलो, ब्रह्मोस का पूरा डाला गया है। जैसे ही आपको लगेगा कि ये चीज़ें पढ़ने लायक है मेरी, तो पढ़ लेना। जैसा कि जॉइंट वेंचर किसके किसके बीच में है, कितना स्टेक किसके पास है। इंडिया की कंपनी के पास ज़्यादा स्टेक है, वो याद रखना, नियर अबाउट 50.5%, और रसिया के पास 49.5%। ठीक है, DRDO एंड NPO माशिनोस्त्रोयेनिया, क्या? माशिनोयस्त्रेनिया, अ काइंड ऑफ रशियन नेम है ये, याद रहेगा। इकोनॉमिक्स अरेना में पूरा डाटा है। मेरा कंसर्न अभी प्रीलिम्स के लिए आप लोग के लिए ये है कि रैंक क्या है इंडिया का, दैट इज़ 132। पिछले बारी कितने थे हम लोग? 130 में। उसके बाद आता है कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये लॉन्च कौन करता है, या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन लॉन्च करता है, दैट इज़ UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके कंपोनेंट्स कितने हैं? इट्स अ 4 कंपोनेंशियल पार्ट। GNI लेटेस्ट ऐड किया गया है। इसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और मैक्सिमम एजुकेशन में मैक्सिमम ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्लियर है? याद रहेगा। GNI लेटेस्ट ऐड है। इसके अलावा कुछ साल पहले HDI में एक और क्राइटेरिया डाला गया था, कौन सा? प्लानिटरी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। तो वो याद रखना। डाटा पूरा दिया हुआ है। पहला अगर पूछा जाए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लाया किसने है, तो कौन होगा? महबूब उल हक फ्रॉम पाकिस्तान। पहली बार कब आया? 1990। याद है क्यों? क्योंकि अमर्त्य सेन भी थे जिन्होंने हेल्प किया था महबूब उल हक को। पेपर 7 पार्ट 3 में पढ़ाया था ना ये। अच्छा, आप NCERT में पढ़े हो, वो भी इकोनॉमिक्स में है ना, क्लास 10th या 9th में। ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में पढ़ना ज़्यादा अच्छे से दिया है। ठीक है, ट्राई करना। क्या बचा? इसके अलावा कितना क्राइटेरिया है, हो गया। किसने लॉन्च किया, क्या रैंकिंग है, और जस्ट इन केस आप लोग को लगेगा कि मेंस में हमको कोट करना है तो उसके लिए जितने भी डाटा हैं सब कुछ ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, थीम क्या था इस बारी का? अनसर्टेन टाइम्स, अनसेटल्ड लाइव्स, शेपिंग आवर फ्यूचर इन वर्ल्ड इन ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है? ये याद रखना, ये डायग्राम एज इट इज। इसके अलावा और क्या याद रखने की ज़रूरत है? क्या है अपने पास डाटा अभी का, कितना है अपना एक्सपेक्टेंसी, क्या कम हुआ है, ये ट्रेंड याद रखेंगे, है ना। इसके अलावा कौन है ओवरऑल परफॉर्मर में पहले नंबर पे कौन है? पहला नंबर याद होना चाहिए, क्योंकि जस्ट आप देखोगे ना जब ये इंडेक्स को मोस्टली या तो नॉर्वे रहता या फिनलैंड या फिर स्विट्ज़रलैंड, मोस्टली ये 3 कंट्री ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक पे रहते हैं। क्लियर है? इंडिया का रैंक पता होना चाहिए, उसका जो वैल्यू है वो कितना है वो याद होना चाहिए। ठीक है, पिछले बार से हम लोग कितने गिरे हैं या फिर कितने उठे हैं ये पता होना चाहिए। और क्या क्या दिया गया है? कितना परसेंटेज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का इनइक्वालिटी पे है, और जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स पे हमारा क्या हाल है। इसके अलावा मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स क्या होता है। एक चीज़ याद रखना, जेंडर इनइक्वालिटी की बात हुई है ना, जेंडर इनइक्वालिटी क्या हमारे SDG में भी है?
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में सुना है, उसमें एक क्राइटेरिया जेंडर इनइक्वालिटी पे भी है। तो ये जो 3 इंडिकेटर है ना, ये पूरी तरह से याद होने चाहिए, ठीक है। इंडिया परफॉर्म कैसे कर रहा है वो याद होना चाहिए। क्लियर? नेचर को लेके हम लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है, इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कौन सा क्राइटेरिया भी लाया गया है? प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड। क्लियर है? इसके हिसाब से हमारा रैंकिंग इम्प्रूव होता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, ठीक है। इसलिए हमारा रैंकिंग इसके हिसाब से ऊपर होता है जब इसके पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे जाते हैं। तो ओवरऑल भले ही ख़राब परफॉर्म करते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में हम लोग बेटर परफॉर्म करते हैं। क्लियर है? स्पोर्ट्स की पूरी लिस्ट दी गई है आप लोग को, कितने गेम्स हुए थे, क्या हुए थे। जस्ट मुझे लगा कि कुछ नई चीज़ें दिखी हैं, उसको एज इट इज़ लगा दिया गया है। जैसे कि बास्केटबॉल 3x3 3x3 बास्केटबॉल होता क्या कुछ, उस पर इवेंट फर्स्ट एवर अपीयरेंस एट द CWG एंड विल बी हेल्ड एट स्मिथ फील्ड साइट एट कहाँ होता है कॉमनवेल्थ गेम, कहाँ हुआ है इस बारी? बर्मिंघम, याद रहेगा, है ना। तो उसके एक साइट पे लगाया गया ये। उसके बाद बीच वॉलीबॉल का क्या बोल रहा है? मेकिंग इट्स कॉमनवेल्थ गेम्स डेब्यू। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? पहला अपीयरेंस यहाँ पे डेब्यू एट गोल्ड कोस्ट 2018 पे किया गया था, और स्मिथ फील्ड विल बी द सेट टू होस्ट द इवेंट। मतलब क्या था? स्मिथ फील्ड में हुआ है इस बार इवेंट। पहली बार अपीयरेंस कब हुआ था इसका? गोल्ड कोस्ट 2018 पे। हमारा 3x3 का क्या हुआ था? फर्स्ट एवर अपीयरेंस इस साल। तो वो ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना कि इस साल कौन सा नया गेम ऐड किया गया है। इसके अलावा क्रिकेट T20 मेकिंग इट्स डेब्यू एट बर्मिंघम 2022, और द फर्स्ट T20 इंटरनेशनल प्लेड बाय वुमन इन द गेम्स द इवेंट विल बी हेल्ड एट एजस्टोन क्रिकेट ग्राउंड। ये ज़रूरत नहीं है, ये याद रखना कि T20 इंटरनेशनल वुमेन्स का भी इस बारी कराया गया था। किसके अंडर? कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार हुआ है, ठीक है। और क्या है? साइकिलिंग माउंटेन बाइक द कनॉक चेस फॉरेस्ट। जस्ट इन केस पूछा गया, कैनॉक चेस फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? क्यों? क्योंकि साइकिलिंग हुई है। कॉमनवेल्थ गेम बहुत टाइम बाद हुआ है, बहुत टाइम बाद तो नहीं बोलना चाहिए, हुआ है जैसे भी करके, क्योंकि 2018 में हुआ था, फिर अभी 2022 में। क्वाड्रेनियल है ये भी, याद है ना। तो ये याद होना चाहिए कहाँ पे है। उसके अलावा पूरा लिस्ट है, जस्ट इन केस आप लोग को लगेगा तो जो चीज़ें हाईलाइट करके लिखी हुई है ना वो याद कर लेना। इसके अलावा अब कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था इंडिया में, उसका इंडिया का परफॉर्म कैसे किया है। इंडिया के पास कितने गोल्ड है? 22, सिल्वर कितने हैं? 16, ब्रोंज मेडल 23। ये डाटा याद रखना। और मुझे लगता है कि गोल्ड मेडल 4th बेस्ट है अपने पास, हमने 4th बेस्ट टाइम परफॉर्म किया है, ऐसा है ना। तो फर्स्ट बेस्ट कौन सा है वो याद रखना। फर्स्ट बेस्ट जो होगा ना अपना परफॉर्मेंस, कि हमने सबसे ज़्यादा मेडल जब जीते होंगे, वो हमारा फर्स्ट बेस्ट होगा। वो कहाँ पे जीता है वो याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड अगर क्वेश्चन आया तो फंसाया जा सकता है। अब उसके अलावा जो लिस्ट दिया गया था कि किसने किस क्राइटेरिया पे कौन सा मेडल जीता है, उसमें सिर्फ मैंने गोल्ड मेडल के बारे में लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू सिल्वर एंड ब्रोंज, ठीक है। 22 मेडल्स मिले थे अपने को गोल्ड के, उन 22 मेडल्स का पूरा लिस्ट है, वो किस गेम से रिलेटेड थे और क्या था उनका मेडल। क्लियर है? नाम, मेडल और उनका गेम। क्लियर है? याद रहेगा। एशिया कप सुना है क्या नाम? जीता किसने? श्रीलंका। किसने कराया था मैच कौन होस्ट कर रहा था? श्रीलंका
का होस्टिंग था, जिसने कहाँ कराया, यूएई में। क्यों? क्योंकि उनके खुद का स्टेट में प्रॉब्लम चल रहा था फाइनेंशियल क्राइसिस का। क्लियर है, वो बात याद रखना। अब इसके अलावा कौन सा एडिशन था ये, और ये 4 पॉइंट। मैन ऑफ द मैच कौन रहे, मैन ऑफ द सीरीज कौन रहे, किसने सबसे ज़्यादा रन बनाए, और कौन सबसे ज़्यादा विकेट लिया। क्लियर है, याद रहेगा। भुवनेश्वर कुमार ने सबसे ज़्यादा विकेट लिया था। सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया है, मैन ऑफ द सीरीज वनेंदु हसरंगा। मोस्ट रन किसने बनाया है, मोहम्मद रिजवान ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे उस वाले फाइनल मैच में, भानुका राजपक्षा। क्लियर है, याद रहेगा, पक्का। चलो लास्ट टॉपिक, अ पर्सनालिटी इन द न्यूज़। क्यों न्यूज़ पे याद है, क्या बोला था कल मैंने, अंबेडकर सर्किट की बात की जा रही है। तो अंबेडकर सर्किट कहाँ कहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं, 4 प्लेसेस हैं। कौन कौन से हैं वो प्लेसेस, महो इन मध्य प्रदेश, नागपुर इन महाराष्ट्र, दिल्ली जहाँ के रेजिडेंट थे वो, और दादर जहाँ पे उन्होंने बुद्धिज़्म को बुद्धिज़्म बोलता दादर जहाँ पे उनको क्रीमेट किया गया। क्लियर है, 4 प्लेसेस। ये चारों प्लेसेस आपको याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि सर्किट की बात हो रही है। क्लियर है, याद रहेगा। इसके अलावा इनका थोड़ा बैकग्राउंड, जस्ट इन केस आप लोग को हिस्ट्री में ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, इसलिए ये दिया गया है। क्या मेन काम, एनालिसिस ऑफ कास्ट सिस्टम, और महार फैमिली से बिलोंग करते थे। जन्म कब हुआ, एग्जैक्ट डेट याद रखना। क्यों? क्योंकि डेट पे भी खेला जाता है। कल टेस्ट में शायद 1-8 ठोक डेट पे क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोग को, है ना। ठीक है ना रिंदिया। महो कंटोनमेंट इन मध्य प्रदेश। डॉक्टर B.R. Ambedkar वर born in a caste which was considered as lowest of the low। जब उनको ऐसा माना जा रहा था, फिर भी वो हमारे कैबिनेट कमेटी के क्या थे, चेयरमैन थे। क्या थे, चेयरमैन। वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने बहुत सारी मेहनत की होगी। वो मेहनत क्या थी, सोशल रिफॉर्म्स। सोशल रिफॉर्म्स जैसा कि स्ट्रगल टू अचीव दलित राइट, सबसे इंपॉर्टेंट महाद सत्याग्रह मूवमेंट। अगर नहीं पता है इसके बारे में तो क्या करोगे, एनसीईआरटी ओपन अप करोगे। एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा तो स्पेक्ट्रम ओपन अप करना, उसमें महाद मूवमेंट के बारे में क्या दिया गया है, कंपैरिजन दिया गया है। किसको लेके, गांधी जी का एक और मूवमेंट था, उसको याद है क्या, पढ़े हैं स्पेक्ट्रम, दिया है उसमें एक पैराग्राफ दिया है छोटा सा, कैसे गांधी और B.R. अम्बेडकर को कंपेयर किया गया है उसमें। ठीक है, ढूंढिए, मिले तो लिखिए, नहीं मिले तब मेरे से आके मिलना। क्लियर है, क्या हुआ। और इनके अलावा कुछ वीकली लिखे गए हैं। एक करेक्शन है, ये बहिष्कृत भारत नहीं है, प्रबुद्ध भारत है। बहिष्कृत भारत डबल लिख दिया गया था, तो एक बहिष्कृत भारत की जगह में क्या होगा, प्रबुद्ध भारत। क्लियर है। इसके अलावा समता अलग है और जनता अलग है, और मूक नायक एक है। बहिष्कृत भारत, प्रबुद्ध भारत, समता एंड जनता, याद रहेगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज क्या इन्होंने स्टैब्लिश किया था, बहिष्कृत हितकारिणी सभा कौन से ईयर में किया है, 1924, याद रहेगा। चलो अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वालिटी पे। अब इक्वालिटी कहाँ से इन्फ्लुएंस लिया जा सकता, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और लिबर्टी, 3 चीज़ें कहाँ से लिए हम लोग, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अंबेडकर साहब भी वहीं से लिए हैं। एग्जैक्टली कहाँ से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। इसके अलावा एजुकेशन के बारे में कुछ बोला है। एजुकेशन के बारे में ये जो कोट डला हुआ है, इसको पूरा याद रखना। क्या पता एग्जाम में एग्जैक्ट स्टेटमेंट उठा के रख दिया जाए कि किसने बोला है ये बात। क्यों पता है, ही इज नोन टू हैव सेड वंस दैट एजुकेशन वाज मोर इम्पॉर्टेंट देन टेम्पल एंट्री फॉर द डाउन ट्रोडन। समझ में आया, ये बात इतनी भी छोटी नहीं थी, क्योंकि लगता था कि टेम्पल में एंट्री हो गया
तो बहुत कुछ मिल जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब तक शिक्षा के संस्थानों में एंट्री नहीं दिया जाएगा, वो अपने आप को इम्प्रूव कैसे करेंगे। इसलिए ये बात बोला गया था। ये दिखाता है कि वो कितने अवेयर थे एजुकेशन को लेके। क्लियर है, याद रहेगा, ये लाइन याद रहेगी। इसके अलावा एक और लाइन है, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज का स्लोगन किसने दिया था, ये पूछा जा सकता है आप लोगों से डायरेक्ट। क्लियर। और क्या है पॉइंट फिर, पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट ऑफ अंडर प्रिविलेज क्लास। कैसे, कहाँ से इसका प्रूफ मिलता है हमको, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सुना है क्या नाम? क्या उसमें अंबेडकर साहब तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे? उसके बाद जैसे ही वापस आते हैं, क्या पूना पैक्ट की बात होती है? पूना पैक्ट की बात होगी, क्या मैकडोनल्ड, रैमसे मैकडोनल्ड कुछ अवार्ड लाएंगे? क्या होता है वो अवार्ड का नाम? कम्युनल अवार्ड। ठीक है, किसने लाया, कैसे लाया, वो सब याद कर लेंगे। ये याद होना चाहिए कि ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या थे, मेंबर थे। क्लियर है। चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी थे। इसके अलावा लैंड रिफॉर्म की अगर बात करें तो सपोर्ट किया था इन्होंने लैंड रिफॉर्म को। क्लियर है। इसके अलावा क्या किया था, ही एडवोकेटेड इन फेवर ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड एंड लीजिंग आउट ऑफ लैंड टू स्मॉल ग्रुप्स ऑफ कल्टिवेटर्स। लीजिंग को सपोर्ट किया था, लैंड रिफॉर्म को सपोर्ट किया था। याद है लैंड रिफॉर्म लाए गए थे, शुरुआती दिनों में ही आ गए थे क्या लैंड रिफॉर्म? क्यों? क्योंकि अंबेडकर साहब उस टाइम पे थे, कहाँ पे, कैबिनेट में। क्लियर है, याद रहेगा। और क्या है, इनकरेज टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स, जिसका क्या बोलना चाहिए, सिग्निफिकेंस हमको कब दिखता है, 90s में। क्लियर है, याद रहेगा। आगे बढ़े, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में क्या किया गया, नेसेसिटी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्यों? क्योंकि सबको अगर बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री भी उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितनी एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो कभी ना कभी एग्रीकल्चर से परेशान हो ही जाती, और उनको क्या चाहिए होता, डेली लेबर, कि हम इंडस्ट्री में परफॉर्म करें करके। जस्ट अपोजिट कौन था, ठीक है, महात्मा गांधी जी का कुछ अलग व्यू था। वो व्यू याद रखना, कंपैरिजन में अगर पूछा तो ये ऐड करने के लिए बनना चाहिए। ठीक है, कहाँ कोई बहुजन बोल रहा, किसने हरिजन बोला, ये याद होना चाहिए। इंडस्ट्री को लेके उनका क्या व्यू था, लैंड रिफॉर्म्स को लेके उनका क्या व्यू था, कोऑपरेटिव्स पे उनका क्या व्यू था। ये एक ऐसा कंपैरिजन का टेबल बन सकता है। क्लियर है, याद रहेगा। तो इस हिसाब से इस हफ्ते के करंट अफेयर्स ख़त्म होते हैं। बिलासपुर IAS अकेडमी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहे। ठीक है, तो फिर अगले क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सतर्क रहे, सावधान रहे, अपने और अपनों का ख्याल रखें। ठीक है दिखते रहिए। चलो चलते हैं, दुआओं में याद रखना। वेलकम वेलकम।